नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। भारतीय वास्तुकला की इस कड़ी में हम उन क्षेत्रों की बात करेंगे जिनमें स्थापत्य कला और खगोल विज्ञान दोनों का अनोखा समन्वय है। इस कड़ी में हम मुख्य रूप से जयपुर के जंतर मंतर को समझेंगे। यदि हम खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के अध्ययन के इतिहास में जाएं, तो पाते हैं कि इनकी शुरुआत भारत में ईसा पूर्व पहली शताब्दी से हुई थी, जब प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ इस क्षेत्र की आधारशिला रख रहे थे। इनमें आर्यभट्ट, ब्रह्मपुत्र और भास्कर आदि प्रमुख थे। ईसा पूर्व पहली सदी से 17वीं शताब्दी तक खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए खगोल विज्ञान संबंधी उपकरणों के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, लेकिन यंत्रों द्वारा मापन में शुद्धता द्वारा खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण विकास हुआ। भारत में ऐसा कार्य राजस्थान में स्थित आमेर राज्य के शासक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय के समय में हुआ। आज हम ऐसे ही कार्यों को देखने निकले हैं। महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर को समझने के लिए हमने जयपुर का रुख किया है। एक रोचक तथ्य यह भी है कि आधुनिक जयपुर शहर का नाम जयसिंह के नाम पर रखा गया है। जयसिंह नाम शायद आपने सुना हो। जयसिंह ऐसे शासक थे जो गणित और खगोल विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। 1724 से 1730 के दौरान उन्होंने 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण कराया, जिनमें से दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी और उज्जैन में एक एक वेधशाला स्थित हैं। इनमें उन्होंने पूर्व अवलोकनों पर आधारित डिजाइनों को शामिल करवाया ताकि ये स्थान खगोलीय मापन के अद्वितीय स्थान बन सकें। ऐसा कार्य उस समय तक अभूतपूर्व था। इन वेधशालाओं को वर्तमान में भी अप्रतिम माना जाता है। इन उपकरणों को विस्तार से समझने से पहले हम उस समय तक मान्य खगोलीय सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। 16वीं सदी में ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी के होने और उसके चारों ओर अन्य ग्रहों द्वारा परिक्रमा करने की धारणा को निकोलस कोपरनिकस ने चुनौती दी। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य के स्थित होने संबंधी कोपरनिकस के सिद्धांत को क्रांतिकारी घटना कहा जा सकता है, जिससे ब्रह्मांड संबंधी चली आ रही धारणा और पृथ्वी और मानव के महत्व को चुनौती मिली। वैसे तो जयसिंह ने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, हालांकि उनके जैसे विद्वान ने इस सिद्धांत के बारे में सुना और पढ़ा अवश्य होगा, लेकिन हो सकता है कि वो सदियों से चली आ रही टॉलमी की पृथ्वी केंद्रित ब्रह्मांड वाली धारणा पर अविश्वास नहीं कर पाए होंगे। सदियों से फारसी खगोल विज्ञान में देखे जाने वाले और पूर्वानुमान बातों में अलगाव बढ़ रहा था, और शायद यही बात जयसिंह को परेशान करती थी। इसलिए उन्होंने इतनी विशाल वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिससे कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रहों और अन्य आकाशीय वस्तुओं की स्थिति का पता लग सके और उसी आधार पर पूर्वानुमान भी कर सकें। इस जानकारी का उपयोग कैलेंडर यानी पंचांग बनाने के लिए किया जाता था। इन वेधशालाओं का एक और उद्देश्य था लोगों के लिए सुलभता। इन्हें विशाल और सार्वजनिक स्थानों पर बनाने के कारण लोग स्वयं अवलोकन और गणना कर सकते हैं और खगोल विज्ञान के सिद्धांतों को भी समझ सकते हैं। मूल रूप से इन विशाल उपकरणों का प्रयोग फारसी सिद्धांतों पर आधारित अवलोकनों के लिए किया जाता था। But basically they were pure position astronomy measuring instruments built on gigantic scales. हम जयपुर स्थित इस अनोखी वेधशाला में पहुंच गए हैं। ये सभी वेधशालाओं में सबसे बड़ी और अच्छी तरह से संरक्षित है। यहाँ पर 16 विभिन्न यंत्र हैं।
ये सभी अच्छी तरह से कार्य कर रहे हैं। ये सभी यंत्र पत्थरों से बने हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी सामग्री इस क्षेत्र के आसपास आसानी से उपलब्ध थी। हालांकि जयसिंह के समय में खगोल विज्ञान के लिए अधिकतर पीतल के उपकरण प्रचलन में थे। जब जयसिंह ने इन वेधशालाओं की परिकल्पना की होगी तो उनका मुख्य उद्देश्य ऐसे खगोलीय उपकरणों का बनाना रहा होगा जो उस समय उपयोगी उपकरणों की तुलना में स्थायी और अधिक सटीक हों। उनका हल सरल था। उन्होंने उपकरणों को आकार में बड़ा बनाने का निर्णय लिया, जिसके परिणाम स्वरूप खगोलीय गतियों के मापन के लिए व्यापक स्तर पर विशाल संरचनाओं का निर्माण किया गया, जो आज भी अद्वितीय हैं। हम सबसे पहले सम्राट यंत्र को देखते हैं, जिसे सुप्रीम यंत्र भी कहते हैं। यह एक विशाल भूमध्य सूर्य घड़ी है। हालांकि विश्व में प्रचलित अन्य प्राचीन सूर्य घड़ियों और इसमें अधिक अंतर नहीं है, लेकिन सम्राट यंत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके द्वारा समय मापन की इतनी सटीकता इससे पहले के यंत्रों में नहीं थी। ये 2 सेकंड तक के समय को सटीकता से माप सकने में समर्थ था। इस यंत्र को समझने से पहले हम जल्दी से सूर्य घड़ी के सिद्धांत को समझ लेते हैं। सूर्य घड़ी आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार बनने वाली छाया पर आधारित एक बहुत सरल यंत्र है। एक सरल सूर्य घड़ी में एक पतली सी छड़ होती है जिसे शंकु कहते हैं, जिसकी छाया डायल प्लेट पर पड़ती है, जिसमें घंटों की रेखाएं चिन्हित होती हैं। पृथ्वी के गति करने और सूर्य के आकाश में दिखाई देने पर डायल प्लेट पर पड़ने वाली शंकु की छाया से समय का पता चलता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव के कारण सूर्य की दृश्यमान गति रोजाना परिवर्तित होती है। पृथ्वी की वक्रता भी सूर्य घड़ी के पर्यवेक्षक के लिए समस्या उत्पन्न करती है। छड़ी का सूर्य के सापेक्ष बनने वाला कोण सतह पर सीधा पड़ता है, जो विभिन्न अक्षांशों के लिए अलग अलग होता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक घंटा गुजरने के साथ छाया में होने वाला परिवर्तन उसकी भौगोलिक स्थिति पर कम या अधिक निर्भर होता है। सूर्य घड़ी को इस प्रकार बनाया गया था कि वो इन परिवर्तनों से अप्रभावित रहे। इसके लिए आधार प्लेटफॉर्म को स्थिर रखा गया था, जबकि शंकु घूमता रहता है, जिससे पृथ्वी के झुके हुए अक्ष में होने वाले परिवर्तनों को देखा जा सकता था। एक दूसरी विधि से भी ऐसा किया जा सकता है, जिसमें प्लेटफॉर्म को अक्षांश और शंकु के सापेक्ष सीध में रखा जाता है। गणितीय रूप से ये प्लेटफॉर्म पर शंकु का केवल झुकाव है। चलिए देखते हैं जयसिंह द्वारा बनाई गई विशाल सूर्य घड़ी यहाँ कैसे काम करती है। सम्राट यंत्र का आवश्यक हिस्सा शंकु है। सरल भाषा में कहें तो ये एक त्रिकोणीय दीवार है, जिसका कर्ण पृथ्वी के अक्ष के समानांतर है। इस समकोण वाले त्रिभुज का आधार 44 मीटर है, जबकि इसका कर्ण 27 डिग्री का कोण बनाता है, जो कि जयपुर का अक्षांश है, और इसकी ऊंचाई 27 मीटर है। शंकु की दीवार में बड़े छेद बनाए गए हैं, जिससे तूफान इस उपकरण को प्रभावित ना करे। इस यंत्र के दोनों तरफ वृत्तीय खंड का जोड़ा है, जो कि भूमध्य के समानांतर स्थित है। प्रत्येक वृत्तीय खंड की त्रिज्या 15 मीटर है। वृत्तीय खंड के किनारों पर क्रम में घंटे, मिनट और सेकंड बने हैं। साफ मौसम में जब सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर गुजरता है, तब वृत्त खंड के पैमाने पर गिरने वाली शंकु की छाया से स्थानीय समय का पता चलता है। छाया 1 घंटे में 4 मीटर चलती है। यही छाया 1 मिनट में 6 सेंटीमीटर चलती है। प्रत्येक मिनट को आगे 30 भागों में बांटा गया है, जिससे हमें अविश्वसनीय रूप से 2 सेकंड तक की सटीकता मिलती है।
और इस प्रकार शंकु की छाया की गति हमें पृथ्वी की ब्रह्मांडीय गति की अनुभूति कराती है। अब हम घूमते हुए सम्राट यंत्र के छोटे रूप को समझते हैं। इसे लाल बलुआ पत्थरों और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। ये बड़े सम्राट यंत्र के समान ही है, लेकिन यहाँ पर उत्तर दक्षिण दिशा में त्रिकोणीय दीवार है। त्रिकोणीय दीवार की छाया वृत्तीय खंड पर समान समय में समान दूरी तय करती है। इस गति द्वारा स्थानीय समय का पता लगाया जा सकता है। खंडों के 1 घंटे के 6 बराबर उपभाग किए गए हैं। प्रत्येक घंटे को 15 मिनट के 4 भागों में बांटा गया है। हर 15 मिनट को 5 मिनट के 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें 1 मिनट के 5 भागों में बांटा गया। उसके बाद 20 सेकंड के 3 हिस्से किए गए। इस प्रकार ये यंत्र 20 सेकंड तक समय की सटीकता को व्यक्त करता है। इस परिसर में अन्य सूर्य घड़ियां भी हैं। हम सभी को जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करते हैं। पहला यंत्र है नाड़ी वलय यंत्र। ये एक भूमध्य सूर्य घड़ी है जो जयपुर के सूर्य की स्थिति और समय को मापती है। इस भूमध्य सूर्य घड़ी में डायल प्लेट भूमध्य के तल में स्थित है। यहां शंकु डायल प्लेट के लंबवत है। घंटों की रेखाओं को एक समान 15 डिग्री अंतराल पर रखा गया है। इस सूर्य घड़ी में यंत्रों का एक जोड़ा है। एक दक्षिण की ओर तो दूसरा उत्तर दिशा की ओर रुख करता है। पहले यंत्र का उपयोग सूर्य के दक्षिण गोलार्ध में होने पर यानी 24 सितंबर से 20 मार्च के दौरान किया जाता है। दूसरे यंत्र का उपयोग सूर्य के उत्तरी गोलार्ध में रहने पर यानी 20 मार्च से 22 सितंबर के दौरान किया जाता था। प्लेटों की दीवार दक्षिण की ओर ऐसे कोण पर झुकी हुई है जिससे यंत्र पृथ्वी के भूमध्य के तल के समानांतर रहे। केंद्रीय लौह का सिरा ध्रुव की ओर है। दोपहर में सूर्य उत्तर दक्षिण रेखा पर होता है। दोपहर से पहले छाया पश्चिम की ओर होती है और दोपहर के बाद पूर्व की ओर। समय को सामान्य तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो हमने बात की स्थापत्य कला और खगोल विज्ञान की, जिसमें हमने जयपुर के जंतर मंतर की बनावट को समझा। फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। तो चलिए हम फिर शुरू करते हैं अपना आगे का इस सफर। अब हम राम यंत्र की ओर चलते हैं। इस यंत्र में खुले आकाश की ओर विशाल बेलनाकार ढांचे हैं, जिसमें केंद्र की ओर एक स्तंभ यानी पिलर है। ये 12 लंबवत स्तंभों और क्षैतिज खंडों में बटे हैं। स्तंभों की ऊंचाई बराबर है, जो कि इस संरचना की त्रिज्याओं के बराबर है। ये यंत्र उल्टे खगोलीय गोले को दर्शाता है, जिसमें क्षितिज शीर्ष पर है और चरम बिंदु आधार पर है। दीवारों की मंजिल और आंतरिक सतह पर पैमाने अंकित हैं, जो खगोलीय पिंडों की उन्नतांश और दिगंश के कोणों को दर्शाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले उन्नतांश और दिगंश को समझ लेते हैं। उन्नतांश और दिगंश किसी विशेष स्थान और विशेष समय पर आकाश में किसी खगोलीय पिंड की स्थिति को परिभाषित करने वाले 2 निर्देशांक हैं। किसी पिंड के क्षितिज से ऊपर दिखने वाली दूरी उन्नतांश यानी एल्टीट्यूड है। इस कोण को क्षितिज के सबसे पास के बिंदु से मापा जाता है। किसी पिंड का दिगंश यानी एस्मथ
उस पिंड की क्षितिज से कोणीय दूरी है। परिपाटी है कि दिगंश को क्षितिज से उत्तर से पूर्व की ओर मापा जाता है। यह खगोलीय पिंड की दिशा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए कोई खगोलीय पिंड उत्तर में है तो उसका दिगंश 0 डिग्री होगा, पूर्व की ओर 90 डिग्री, दक्षिण की ओर 180 डिग्री और पश्चिम की ओर 270 डिग्री होगा। राम यंत्र में दिगंश को दर्शाने के लिए 360 सीधी रेखाएं अंकित हैं और उन्नतांश के लिए 90 क्षैतिज रेखाएं हैं। राम यंत्र का उपयोग किसी भी खगोलीय पिंड की स्थिति को देखने के लिए किया जाता है। ऐसा आकाश में किसी पिंड को केंद्रीय स्तंभ के शीर्ष और दीवार या फ्लोर के बिंदु से सीध में रख कर किया जाता है। दिन में केंद्रीय स्तंभ के शीर्ष से दीवार पर पड़ने वाली छाया के माध्यम से सूर्य की स्थिति को मापा जा सकता है। रात में पर्यवेक्षक निरीक्षण स्तंभ के शीर्ष एवं फ्लोर या दीवार के बिंदुओं के प्रक्षेपण से पूर्ण सीध में रखकर तारों या ग्रहों की स्थिति का पता लगा सकते हैं। इस फ्लोर को सीने तक की ऊंचाई तक के मंच पर स्थापित कर खुले अंतराल के साथ विभिन्न खंडों में व्यवस्थित किया गया है। ये खुला स्थान निरीक्षक को चिन्हित सतह के ऊपर आराम से जाने के लिए बनाया गया है। ये यंत्र फ्लोर और दीवार के कटाव पर जो 45 डिग्री उन्नतांश पर है, वहां सटीक और सीधा मान देता है। इसलिए इनके चौड़े स्थान पर सटीकता के लिए प्लस या माइनस में एक प्राइम वृत्त चाप दिया गया है। 45 डिग्री से अधिक उन्नतांश के माप के पाठन के लिए परिशुद्धता कम होती है। स्तंभ के आधार के पास ये घटकर प्लस या माइनस 1 डिग्री होती है। जयपुर के जंतर मंतर में विश्व के बड़े एस्ट्रोलैबों यानी तारिक्षों में से एक स्थित है। एस्ट्रोलैब ऐसा मध्ययुगीन यंत्र है जिसके द्वारा खगोलीय पिंडों के समय और उनकी स्थिति को मापा जाता है। एस्ट्रोलैब का उपयोग दिए गए समय और विशिष्ट स्थान पर आकाश की स्थिति को देखने के लिए किया जाता है। ऐसा एस्ट्रोलैब के सामने की ओर से आकाश का ड्राइंग बनाकर और उसकी स्थिति को चिन्हित कर आसानी से उन्हें खोजने में किया जाता है। एस्ट्रोलैब का उपयोग करके आप विशिष्ट समय और तिथि को गतिमय घटकों को समायोजित कर सकते हैं। एक बार सेट हो जाने पर अधिकतर आकाश दृश्यमान और अदृश्यमान इस उपकरण के किनारों पर वर्णित हो सकते हैं। इसके माध्यम से अनेक खगोलीय समस्याओं को बहुत दृश्यमान तरीके से सुलझाया जा सका है। एस्ट्रोलैब का ये रूप कैसे काम करता है, इसी उत्सुकता के चलते हम बड़े से यंत्र राज की ओर चलते हैं। ये 3 मीटर ऊंचा और लगभग 400 किलो वजन वाला यंत्र है। ये आकाशीय गोले में दृश्यमान हिस्से का नक्शा है, जिसका उपयोग विशाल मात्रा में उपलब्ध खगोलीय आंकड़ों की गणना में किया जाता था। इस उपकरण के छिद्र में अलग से प्लेट को रखकर, जिसे 0 से 180 डिग्री तक अंशांकित किया गया है, विभिन्न ग्रहों की स्थिति की गणना की जा सकती है। उनके समय अंतराल का विभाजन करके किसी ग्रह की घूर्णन गति और सूर्य एवं चंद्र ग्रहणों की तिथियों का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा सूर्योदय, सूर्यास्त और चंद्र के अस्त होने के समय आदि की गणनाएं भी की जा सकती हैं। बाईं ओर लगी डिस्क का उपयोग ब्लैक बोर्ड की भांति किया जा सकता है, जिसमें अवलोकनों और गणनाओं को दर्ज किया जा सकता है। हम सूर्य को केवल दिन में ही देख सकते हैं और तारों को केवल रात में ही देख सकते हैं, लेकिन क्या हम सूर्य के अलावा चंद्रमा, ग्रहों और तारों को दिन में देख सकते हैं? कपाली यंत्र के पीछे यही विचार था। असल में दूरबीन की खोज के पहले अधिकतर खगोलीय वेधशालाओं के पीछे यही विचार था। कपाली यंत्र पर 2 धंसे हुए गोलार्ध हैं।
इनके क्षितिज को 0 से 90 डिग्री और 90 से 180 डिग्री पर अंशांकित किया गया है। ये यंत्र आकाश की पूरी संरचना और पृथ्वी के चारों ओर तारों की गति को प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक कटोरे पर आकाश का नक्शा उत्कीर्ण है, जो साल भर के दौरान विभिन्न खगोलीय पिंडों की गति और स्थिति को दर्शाता है। कटोरे की सतह के ऊपर तारों को व्यवस्थित किया गया है। इनके कटाव पर छाया सूर्य की स्थिति देती है, जिससे कटोरे पर खगोलीय नक्शे को प्रक्षेपित किया जा सकता है। इससे पर्यवेक्षक साल के किसी भी समय विभिन्न ग्रहों और राशियों के सापेक्ष सूर्य की स्थिति को निर्धारित कर सकते थे, जिनका उपयोग कुंडली और अन्य खगोलीय गणनाओं में किया जाता था। अब हम जय प्रकाश यंत्र के पास आए हैं। ये स्वयं जय सिंह द्वारा बनाया गया जटिल एवं विस्तृत यंत्र है। इसे सबसे बाद में बनाया गया था और इस उपकरण की मदद से अन्य उपकरणों की गणनाओं और पाठन को सत्यापित करके सुधारा गया था। जय प्रकाश यंत्र में 2 कटोरे हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 5.5 मीटर है। ये कटोरे पृथ्वी के हिस्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी आंतरिक सतह 6 संगमरमर खंडों में बटी है, जिनमें से प्रत्येक को मिनट और सेकंड में बांटा गया है। कटोरे की आंतरिक सतह पर दृश्यमान आकाश का नक्शा है। इसके अलावा इसके किनारे के आसपास वर्ष की राशि चक्र के विभाजन सहित अतिरिक्त पैमाने बने हैं। किनारे के स्तर पर लटका एक तना हुआ तार धातु की एक प्लेट को थामे है, जो कटोरे के केंद्र पर सीधा खुलता है। ये प्लेट रात्रि अवलोकनों के लिए दृश्य युक्ति के रूप में उपयोगी है और सौर अवलोकनों के लिए आंतरिक सतह पर पहचान सकने वाली छाया यहां बनती थी। जय प्रकाश यंत्र की सतह उल्टे दृश्य के अनुरूप चिन्हों से उत्कीर्ण है, जिनमें दिगंश, उन्नतांश या क्षितिज और भूमध्यीय निर्देशांक प्रणाली का उपयोग करके खगोलीय पिंडों की स्थिति को बताया जा सकता है। हमने इस कड़ी में खगोल विज्ञान पर काफी कुछ देखा और समझा, वो भी एक ही स्थान पर। यहां हमने इस कड़ी में खगोल विज्ञान पर काफी कुछ देखा और समझा, वो भी एक ही स्थान पर। यह आश्चर्यजनक है, जंतर मंतर में स्थापित ये प्राचीन यंत्र आज भी पूरी तरह से वैज्ञानिकता और सटीकता से काम कर रही हैं। उस समय वास्तुकला का उपयोग जंतर मंतर के रूप में विज्ञान के लिए किया गया था। ऐसी संरचनाएं अभी भी भारत में वैज्ञानिक नवाचार के प्रतीक के रूप में जनमानस को प्रेरित करती हैं। अगली कड़ी में आपके समक्ष और भी रोचक विषयों के साथ हाजिर होंगे हम। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें अपनी राय और सुझाव feedback@indiascience पर देना ना भूलें। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।